आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे कि हमास का कैसे अंत होगा। दरअसल हमास के खिलाफ इजराइल सबसे बड़े एक्शन प्लान को कारगर कर रहा है। गाजा पट्टी में लगातार हमले हो रहे हैं, हमास के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, हालात की जानकारी दी। नेतन्याहू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करके ताकत मिलती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता का साथ मिलने से हमें ताकत मिलती है। आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे और किस तरह हमास के खिलाफ एक्शन, इजराइल का एक्शन चल रहा है। इस वक्त गाजा पट्टी पर 4,500 रॉकेट्स दागे गए हैं। 4,500 हमास के 200 आतंकी ठिकानों पर, अड्डों पर हमला किया गया है। हमास के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। साथ ही इजराइल ने दावा किया है कि हमास के 1500 आतंकी मारे गए। आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि भारत कैसे इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा है कि संकट में भारत के लोग इजराइल के साथ हैं। पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकी हमला बताया है। कहा है कि भारत आतंक के हर रूप के विरोध में खड़ा है। आपको अब हम ये भी दिखा रहे हैं कि इजराइल को कौन कौन से देशों ने समर्थन दिया है। फिलिस्तीन के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं वो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश इजराइल के साथ है। ईरान के साथ साथ अरब देश फिलिस्तीन की तरफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आज हम तमाम सवालों पर हल्ला बोल करेंगे, विस्तृत तरीके से आपको बताएंगे कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन की ये लड़ाई है क्या, हमास आतंकी संगठन क्या करना चाहता है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। जंग तो अभी बस शुरू हुई है, ये कहते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की बर्बादी की सबसे बड़ी कसम आज फिर दोहराई है। ये शनिवार को हुए आतंकी हमले का बदला है। ये हमास के आतंकियों से इजराइल का इंतकाम है। और बदले के इस आह्वान के साथ इजराइल ने अब तक लगभग 4,500 रॉकेट गाजा पट्टी पर दाग दिए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब तक इजरायली हमले में 680 लोग मारे गए हैं और 3,700 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली मीडिया बता रही है कि हमास के चौतरफा हमले में 900 इजरायली मारे गए। इजरायल में राहत कार्य करने वालों ने बताया कि सिर्फ 100 लाशें तो एक किसानों के एक समूह के पास मिली, जहां कई बंधक भी बनाए गए। मशहूर टीवी सीरीज पौधा के स्टार ने भी ट्वीट किया है ये वीडियो। इसमें लियोर राज जब लोगों को बचाने पहुंचे तो हमास के रॉकेट से बचने के लिए उन्हें भी छिपना पड़ा, यानी दोनों तरफ से अभी हमले जारी हैं। हम लोग इस समय दक्षिणी इजराइल के एशड्रोड के इलाके में है। ये गाजा पट्टी के बेहद निकट है और यहाँ पर इजराइल की सेना ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। अगर आप ठीक मेरे पीछे देखें तो ये इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और टैंक है। बड़ी संख्या में आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स और टैंक्स को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा उनके बड़े बड़े ट्रक यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है। इनकी मंशा एक ही है, इनकी कोशिश एक ही है कि जैसे ही इन्हें आदेश मिलता है तो ये किसी भी समय गाजा पट्टी पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। इजराइल ने हमास की बर्बादी लिखने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 3,60,000 सैनिकों को भी रिजर्व फोर्स से इस जंग में तैनात कर दिया गया है। ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल हमास के खिलाफ किस पैमाने पे ये आक्रमण कर रहा है। रातों रात इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हमास के 200 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए हैं। इसमें रमाल क्षेत्र में हमास का गाजा शहर में हेडक्वार्टर भी शामिल है। इजरायली सेना ने हमास आतंकियों के बनाए 2 सुरंग ध्वस्त कर दिए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि 1,500 हमास आतंकियों को इजराइल की धरती पर मारा गया है। सोमवार रात के बाद हमास आतंकी इजराइल में अब घुस नहीं पा रहे। दक्षिण इजराइल और बॉर्डर पर अब पूरी तरह इजराइल के नियंत्रण का दम भर रही है इजरायली सेना। इजराइल में बढ़ रहे तनाव के बीच आज तक पहुंचा है यरूशलेम। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूं यरूशलेम में, वो इजराइल का ऐतिहासिक और प्राचीन शहर जिसकी अपनी पहचान है। मेरे ठीक पीछे सुनहरे दिख रहे अल अक्सा मस्जिद से। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे युद्ध का असर इजराइल में पर्यटन पर ही नहीं बल्कि उस इलाकों पर भी पड़ा है जहाँ अक्सर चहल पहल होती थी। आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे अब ये शहर जो हमेशा साल भर भीड़ भाड़ से भरा रहता था वो पूरी तरह से खाली हो चला है। यहाँ तक कि जो प्राचीन शहर है, ओल्ड सिटी, वहाँ जो भीड़ होती थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ ये गाजा में अब इजरायली हमले के बाद शवों का अंबार है। गाजा पर हवाई हमले अब भी जारी है।
ये वीडियो देखिए, ये वीडियो दक्षिण इजराइल का है जहां इजरायली सेना भारी फायरिंग के बीच जख्मी फौजियों और लोगों को बचा रही थी। इधर लेबनान के साथ लगे बॉर्डर पर भी इजरायल ने आज कई टैंक तैनात कर दिए हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। युद्ध के बढ़ते संकट के बीच इजरायल ने बीते दिन रॉकेट बॉम्बिंग से 3 हिजबुल्लाह आतंकियों को ध्वस्त कर दिया था। इस मोर्चे पर भी इजरायल की पूरी तैनाती। इधर विश्व के तमाम ताकतवर मुल्क इजरायल के साथ खड़े हैं। इजरायल के समर्थन में सोमवार शाम अमेरिका के व्हाइट हाउस को इजरायली झंडे के रंग में रोशन किया गया। अमेरिका इस युद्ध में इजरायल की हर संभव मदद कर रहा है। इजरायल को अमेरिका ने जरूरी हथियार, सैन्य उपकरण पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं पेरिस में सोमवार को आईफल टावर को भी इजरायली झंडे के रंग में रंग दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुश्किल घड़ी में आतंकी हमले के बीच इजरायल के साथ खड़े होने की बात कही और आज उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात भी की, जिसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी। प्रधानमंत्री ने फिर दोहराया कि भारत किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ है और इजरायल की जनता के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। आज तक ब्यूरो। संजय कुलकर्णी साहब, जनरल साहब, आपके साथ मैं पास में आना चाहती हूं। जिस तरह से अब बेंजामिन नेतन्याहू ने ये लगभग ठान लिया है, वो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जरूर की हमास के आतंकियों ने, लेकिन अंत इजरायल करेगा और 200 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। जो हेडक्वार्टर्स हैं हमास के, उसको टारगेट किया है। कई सुरंगें उनकी तबाह कर दी हैं। क्या आपको लगता है वाकई उन्हें कामयाबी मिल सकती है इसमें? इसमें कोई शक ही नहीं है कि शुरुआत जरूर हमास ने की। ये मुझे नहीं लगता है कि हमास को मालूम था कि उसके पास क्या काबिलियत है। उसने सोचा कि कर लेंगे, ये स्मॉल आर्म्स के साथ थोड़ी पूरी लड़ाई लड़े। जिस प्रकार से इजराइल के पास फाइटर एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, आर्मर, कन्वेंशनल वॉरफेयर की काबिलियत यह है, और क्या है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी 40 किलोमीटर लंबी, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी, अधिक से अधिक 360 स्क्वायर किलोमीटर, आबादी 22 लाख, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तकरीबन 6,500। ऐसी आबादी में जिसमें तकरीबन 50% लोग अनएम्प्लॉयड, 50% बच्चे रहते हैं, तो 1.7 मिलियन यानी 17 लाख तो रेफ्यूजी रहते हैं। तो ऐसे इसमें हमास ने अपने ऊपर ये एक मुझे आपत्ति लाके डाल दी और वहां के जो लोग हैं उनको परेशानी में डाल दिया। मुझे लगता है हमास का खात्मा पक्का है, चाहे कितना भी कर ले। इजराइल ने बिल्कुल ठीक कह रहा है, लड़ाई की शुरुआत जरूर हमास ने की होगी, लेकिन खत्म इजराइल अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेगा। जैसे कारगिल में हुआ, पाकिस्तान ने जरूर शुरू किया पर टर्म्स एंड कंडीशन समाप्त किया हमने, तो वही होगा। किसी भी देश को आप अगर इस तरह उकसाएं, और हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है। फिलिस्तीनियों के बीच में ही अलग अलग है, पता अलग है, ये हमास अलग है, वेस्ट बैंक में किसी और का रूल है, इधर गाजा पट्टी में हमास 2007 से वो पूरा रूल कर रहा है। आप देखिएगा किस तरह के लोग, किस तरह की सोच। मुझे नहीं लगता है कि फिलिस्तीनी भी, खुद फिलिस्तीनी जो होंगे वो भी इस तरह का इनके सपोर्ट में खड़े होंगे, क्योंकि इन्होंने तो तबाही मचा दी, टोटल तबाही, मतलब खत्म। हाँ, गाजा पट्टी में 2007 से जिनके राज था वो तो खत्म ही हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जनरल प्रसाद, आपके पास आते हुए क्या आप देख रहे हैं ये जो हमास के खात्मे का दम भर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, उसको आप पूरा होते हुए देख रहे हैं? जी हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। मैं जनरल साहब से पूरा सहमत हूं, जनरल कुलकर्णी साहब से, कि हमास का अंत तो अब होगा ही। लेकिन इसमें जो सोचने की बात यह है कि हमास ने इजराइल के अंदर घुस के 1000 इजरायली मार दिए, उनके प्रिजनर्स पकड़ लिए, कितने प्रिजनर उनके कब्जे में हैं, औरतें कब्जे में हैं, बच्चे कब्जे में, 150 से 200 कदम भर रहे हैं। मेजर सेटबैक फॉर इजराइल, जो इजराइल ने जानकारी दी है, 150 से 200 इस वक्त भी उन्होंने लोगों को बंधक बनाया हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं कि उनका हमास का खात्मा तो होगा, वो तो ठीक है। हाँ। जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो दुख की बात यह है कि इजराइल जो इतना पावरफुल नेशन है, मिलिटरीली पावरफुल है, मिलिटरीली अलर्ट रहता है, उसकी पूरी सर्वाइवल उसके अलर्टनेस पर डिपेंड करती है। उसकी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड के अंदर सबसे पुख्ता मानी जाती है, नंबर 1 इंटेलिजेंस मानी जाती है। उसकी टेक्नोलॉजी वेपन्स की वर्ल्ड के अंदर बेस्ट है। उसके बाद हर एक चीज दुनिया की बेस्ट है एज फार एज मिलिट्री एस्पेक्ट है कंसर्न। उसके बाद आप देख रही हैं कि इजराइल के अंदर किस तरह से बर्बादी हो गई। दिस इज ए वेरी मेजर इशू।
एक किसी की गलती हुई है जहां पे इंटेलिजेंस फेलियर कहिए या जिस लफ्ज से आप बुलाना चाहें कहें, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उस स्मॉल फेलियर या इट्स अ वेरी बिग फेलियर, आप चाहे स्मॉल कहें चाहे वेरी मैसिव फेलियर कहें, उससे हुआ कि अगर ये इनको पता लग जाता कि हमास का इस तरह से हमला होने वाला है या हो सकता है, तो ये हरकत नहीं होती। इस वक्त हजारों जिस तरह से इजराइल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होता, जिस तरह से फिलिस्तीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो नहीं होता, जिस तरह से दुनिया बटी हुई तो है ही, लेकिन आज सामने उभर के आ रहा है दुनिया किस तरह से बट गई है। सो दिस इज ए वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल अपना पूरी माइट लगा के हमास को खत्म करेगा, उस चक्कर में पैलेस्टाइन भी बिल्कुल राख हो जाएगा। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि लेबनान का फ्रंट खुल रहा है, सीरिया का फ्रंट खुल रहा है, वहां पे भी तबाही शुरू हो जाएगी। सो द पॉइंट इज दिस that there is lot of damage that is going to be caused outside Israel, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इजराइल के अंदर क्यों हो गया ऐसा? कैन इजराइल एवर फॉरगेट इट? ये जो आज हुआ है, जो पिछले 4 दिन में, वो इजराइल सेंचुरी तक भूल नहीं सकता कि मेरे अंदर घुस के 1000 आतंकियों ने आके तबाह पहुंचा। आज की तारीख में भी खबरें यही आ रही हैं कि आज भी आतंकवादी हमास के लोग इजराइल के अंदर हैं। अभी उनको निकालना इतना आसान नहीं है। अभी वो कहां छुप कर बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किसको उन्होंने अपने कब्जे में प्रिजनर बना रखा है, होस्टेज बना रखा है। मैं आ रही हूं आपके पास लौट के। दरअसल इजराइल की सेना भी ये दम भर रही है, दावा कर रही है कि उन्होंने तमाम हमास के आतंकियों को देश से खदेड़ दिया है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कहीं कहीं पर संघर्ष अभी भी जारी है। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि दक्षिण क्षेत्र में और जो सरहद का इलाका है वो हमने पूरी तरह से इजरायली सेना ने कब्जे में ले लिया है। यरूशलेम से इस वक्त लाइव आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमाम मुश्किल परिस्थितियों के बीच आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं आशुतोष, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, क्या तस्वीर है? क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के बदले की कहानी ही अब दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। और उसी बदले के चलते शायद गजा पट्टी का जो पूरा इलाका है उस पर इजराइल ने कहा है कि उसका नियंत्रण हो चुका है, और इसीलिए शायद अभी जो फिलहाल है रॉकेट या सायरन अलार्म कम से कम आज सुबह से नहीं सुने गए हैं। ये बात जरूर है कि जेरूशलम में डर जो है उसके चलते लोग छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ जो हजारों की भीड़ होती है इस ऐतिहासिक शहर में, जहाँ पर मुस्लिम भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, वो यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आज यहाँ कोई है अंजना, एक तस्वीर इस क्राइसिस के समय में जरूर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पीछे आप जिन लोगों को देख रहे हैं न्यूजीलैंड के टूरिस्ट हैं। ये हमले के एक दिन पहले आए थे और अपनी आंख के सामने जब हमला देखा ये सब बंकरों में भागकर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए थे। लेकिन आज ये एक संदेश लेकर के आए हैं संगीत के रूप में। ये संगीत दरअसल प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर इजराइल में शांति के लिए, और एक संदेश ये दे रहे हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। दरअसल इस समय जहां पर सीमावर्ती इलाकों में लड़ाई चल रही है, इजराइल संघर्ष कर रहा है उत्तर में, दक्षिण में, और खासकर वेस्ट बैंक में तलाशी चल रही है कि अगर जो आतंकी घुसे हैं उनको वहां से निकाला जाए, और जो लोग एब्डक्ट हुए हैं, किडनैप किए गए हैं, अपहरित किए गए हैं, उनको निकाला जाए। इन सब के बीच शायद पूरी दुनिया इजराइल में शांति के लिए याचना भी कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो ऐसे में ये लोग जो यहाँ पर आए हैं, आपको छोड़ते हैं इन तस्वीरों के साथ, इस संगीत के साथ, जो सिर्फ शांति की प्रार्थना के साथ ये संदेश लेकर आए हैं कि वो इजराइल के साथ हैं। और यही आशुतोष ह्यूमन स्पिरिट जिसे कहते हैं, मानवता की सबसे बड़ी ताकत होती है। यही ताकत होती है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में जब चारों तरफ रॉकेट्स और बमबारी चल रही हो, तब भी ह्यूमन स्पिरिट, मानवता जिंदा रहे, और वो ये कल्पना करता है और ये उम्मीद रखता है कि ऐसा अंत हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। बहरहाल आपके पास हम लौटेंगे, हमारे और भी 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे सीधा। लेकिन अब गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, कई लोग ऐसे हैं जो इस बात पर देश के अंदर और कई जगहों पर इस बात की निंदा कर रहे हैं कि इससे पहले हम पैलेस्टीन के साथ थे, यासिर अराफात से जो भारत के रिश्ते थे, इन सब के मद्देनजर हमें खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होना सही नहीं है। कुछ ही देर पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ होने से हमें ताकत मिलती है। दोनों ही मुद्दों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। क्या ये स्टैंड बिल्कुल प्रो इजराइल ले लेना भारत की कूटनीति के लिए लंबे नजरिए से अगर हम देखें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सही है, तो कैसे ठहराएंगे इसे सही? अंजना जी, सबसे पहले तो आशुतोष जी और गौरव सावंत जी, जो आपके निर्भीक पत्रकार हैं चैनल के,
उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, हर भारतीय की तरफ से सलाम करता हूं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में पत्रकारिता कर पाना, वहां रहना और यहाँ पे सभी दर्शकों को बताना कि वहां ग्राउंड पे क्या हो रहा है आसान नहीं होता है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ जो चौथा स्तंभ है मीडिया का, ये कितना मजबूत है। मैं आपके सवाल पे आता हूं और आपको एक बताता हूं बात। आपने कहा कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ये राजनीतिक दल, ये कुछ लोग वो हैं जिनकी सोच को दीमक लग चुका है, जो लाशों में अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। मैं एक भारतीय होने के नाते बड़े गर्व से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जिसकी तरफ आज पूरा विश्व देखता है। वो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी दिशा भी देते हैं और हर परिस्थिति में अगर विपरीत भी हो तो हल बताते हैं। ये क्या वक्तव्य हुआ? वो कह रहे हैं कि प्रो इजराइल एक स्टैंड लिया गया, नहीं, प्रो पीस। जो निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं, जो इजरायली हैं, जिन पे एक आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया है, तो हमने हमास की निंदा करी है और उन निर्दोष व्यक्तियों के परिवारों के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और ये इसलिए जरूरी है, आप याद करिए 27 सितंबर 2019 यूएन जनरल असेंबली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सभी देशों को एकजुट हो जाना चाहिए। एंड देयर इज नो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, देयर इज ओनली टेररिज्म। केवल आतंकवाद है और आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद अच्छा नहीं हो सकता है। और आज जो हमने देखा, भारत ने वही किया है जो वो करता आया है कि जो शांति और अमन से निर्दोष लोग इजराइल में रह रहे थे, जिसपे हमास के आतंकवादी संगठन ने हमला किया, महिलाओं को निर्वस्त्र किया, बलात्कार किया, बच्चों को मारा, मस्जिदों को आपने आतंकवाद का अड्डा बनाया, अस्पतालों में छुप छुप के आपने निर्दोषों को मारा, तो उसको हम गलत कहेंगे, निंदा करेंगे, ये आवश्यक है। और मैं समझता हूं कि भारत के दो स्टैंड नहीं है, भारत का एक ही स्टैंड है। हाँ, कुछ विपक्षी दल है जैसे कांग्रेस पार्टी, जो आज आपकी चर्चा में भी नहीं आई, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई आतंकवादी भी है और उसका एक धर्म है और इनके वोटों का कुछ फायदा भारत में हो जाए तो वो आतंकवादी संगठन के साथ खड़े होंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, अगर आज भारत तटस्थ हो जाए और आतंकवाद की निंदा ना करे, हमास की निंदा ना करे, हम वो देश है जिसने 75 साल आतंकवाद से मुकाबला किया है और अपने पैरों पे खड़े रहे हैं। किस मुंह से हम कहेंगे विश्व को, किस मुंह से मांगेंगे और देशों से मदद की, भाई आपको बोलना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जब आज आतंकवादी हमला इजराइल पे हुआ तो भारत चुप रहा, तो जब इतिहास लिखा जाएगा तो कायरता की निशानी ये होगा। और भारत कभी कायर नहीं रहा, सही को सही कहा, गलत को गलत। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हम वो देश हैं जिसने विश्व को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है, शांति दी है। और इसीलिए हमारे में ये शक्ति है, ये ईमानदारी है कि हम आतंकवाद को आतंकवाद कह सकते हैं। आशुतोष जी, अगला सवाल आपसे है और वो सवाल ये है कि आप जो परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको लगता है भारत का स्टैंड सही है? ए। और दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू एक देश की तरफ से गाजा पट्टी में जो बमबारी कर रहे हैं, इसमें कई आवाजें ऐसी भी उठ रही हैं जो मानती हैं कि ये सही नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, इसके तीन पहलू हैं। पहली बात ये कि भारत सरकार का स्टैंड क्या है। भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है और इसमें किसी तरीके की बट परंतु लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के रिश्ते फिलिस्तीन से इजराइल की तुलना में बहुत पुराने रहे हैं। भारत ने 1970 के आसपास पीएलओ के साथ अपना एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश की थी। इजराइल के साथ भारत ने 1992 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में रमल्ला गए थे और वहां पे पहले प्रधानमंत्री थे जो फिलिस्तीन की जमीन पर गए और उन्होंने इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन की बात की। तो जो भी स्टैंड भारत ने लिया है वो पूरी तरीके से सही है। दूसरी बात, जिस तरीके से हमास ने आतंकवादी हमला किया है, इसकी जितनी निंदा
हो सकती है उतनी निंदा की जानी चाहिए। किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, चाहे वो हमास का किया हो, चाहे वो फिलिस्तीन का किया हो, चाहे किसी भी संगठन किया हो, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। और जो लोग भी इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो पछताएंगे आने वाले समय में। तीसरी बात, अब इसका एक प्रश्न यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर हमास एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल का जवाब क्या उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से हमास ने जवाब दिया है? मुझे लगता है कि जब आप गाजा पट्टी के अंदर घुसकर सिविलियंस के ऊपर अगर बमबारी करते हैं तो ये इसमें जरूर लोगों को आपत्तियां होंगी और इसकी आलोचना भी होगी, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन का कोई दीन ईमान नहीं होता है, उसका कोई नियम कानून नहीं होते हैं। उन्होंने घुस के जिस तरीके से हमला किया उसी तरीके से इजराइल उसका जवाब नहीं दे सकता, न देना चाहिए उसको। ये तो बिल्कुल उसी तरीके से बात हुई कि अगर कश्मीरी आतंकवादी अगर हिंदुस्तान दिल्ली में आके कहीं भी आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं जिसमें लोगों की जान जाती है, तो क्या भारत सरकार को, भारत की सेना को सिविलियंस के ऊपर कश्मीर में हमले करने चाहिए? ये अपने आप प्रश्न है जिसको हम सब लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल सही है, नुआंस्ड है, लेकिन बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आप ये मानते हैं कि जो कार्रवाई इजराइल इस वक्त कर रहा है उस पर सवालिया निशान लगता है? हम आपको इजराइल, फिलिस्तीन और हमास से जुड़े जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो जरा समझाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आप ये समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरी लड़ाई है क्या। क्योंकि बीते दिन से ही कई लोग इस तरह की बात करते हैं कि आखिर ये पूरी लड़ाई है क्या। कई लोग हैं जो इसके बारे में पूरे अच्छी तरह से नहीं जानते। हम आपको इजराइल, फिलिस्तीन और हमास से जुड़े थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था। याद रखिए, ये 20वीं सदी की शुरुआत की बात है। वहां पर जो ज्यूज जिन्हें कहा जाता है, उन यहूदियों को टारगेट किया जा रहा था। इन हालात में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश की मांग जोर पकड़ने लगी। भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच जो आप देख रहे हैं पड़ने वाला जो फिलिस्तीन का इलाका है, मुसलमानों, यहूदियों और ईसाई धर्म तीनों के लिए पवित्र माना जाता रहा है। जो आप देख रहे हैं, ईसाई हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, सबके लिए ये जो बीच में आप फिलिस्तीन देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ही पवित्र जगह माना जाता है। इस इलाके में ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण था। अब इस बात को आप समझिए, ऑटोमन जो साम्राज्य था उसका नियंत्रण था और ज्यादातर अरबों जो दूसरे मुस्लिम समुदाय थे उनके कब्जे में ये जगह पर उस वक्त रही थी। इस सब के बीच यहाँ यहूदी लोग यानी जो ज्यूज है वो बड़ी संख्या में आकर धीरे 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 फिलिस्तीन के इस पूरे इलाके में बसने लगे। क्योंकि याद रखिए, वो चाहते थे, वो यूरोप में बहुत खराब ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो वहां से निकलना चाहते थे। यहाँ पर अरब बहुत तादाद में थे, लेकिन वो यहाँ पर धीरे धीरे आकर बसने लगे, बड़ी संख्या में आकर बसने लगे। स्थानीय लोगों में उन्हें लेकर विरोध शुरू हो गया। फिलिस्तीन में जैसे आकर ये यहूदी बसने लगे, जो अरब थे, मुस्लिम देशों के लोग थे, उनमें आक्रोश आ गया कि ये ज्यूज, ये यहूदी यहाँ आकर क्यों बस रहे हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर खत्म हो गया। ब्रिटेन को राष्ट्र संघ की ओर से फिलिस्तीन का प्रशासन अपने हाथ में, जो आप देख रहे हैं, ब्रिटेन के पास फिलिस्तीन का प्रशासन उनके पास आ गया। लेकिन अरबों और यहूदियों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जो ज्यूज वहां पर पहुंचे और जो अरब के लोग, जो अरबी लोग वहां पर थे, उनके बीच एक लड़ाई छिड़ गई और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। दोनों ही पक्षों के सशस्त्र गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। उसकी शुरुआत उसी वक्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध और नाजियों के हाथों यहूदियों के जनसंहार के बाद, आपको याद होगा जो नरसंहार नाजीज ने किया यहूदियों का, ज्यूज का, उस जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग को लेकर दबाव बढ़ने लगा। 1947 में संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को यहूदियों और अरब के अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान किया। अलग अलग राष्ट्र बनाइए, एक यहूदियों के लिए, एक अरबियों के लिए, जो मुस्लिम्स वहां पर थे। अलग अलग राष्ट्र में बांटने को लेकर मतदान हुआ यूएन में और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असफल होकर ब्रिटिश शासक यहां से चले गए और उसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हो गई। इजराइल के गठन के साथ ही एक स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में बदल गया। अगले ही दिन मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। यह पहला अरब इजराइल संघर्ष था। आप इसका पूरा हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। ये आज की कहानी नहीं है, ये बरसों पहले से जो संघर्ष हुआ है यहूदियों और वहां पर मौजूद मुस्लिम समुदाय में, अरब समुदाय में,
उनका ही आज आप देख रहे हैं कि दशक दर दशक ये चलता रहा है। ये पहला संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद ही हो गया था, जब अरब इजराइल संघर्ष शुरू हुआ। करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को भागकर 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को उस वक्त भागकर पड़ोसी देशों में पनाह लेनी पड़ी, या फिर यहूदी सशस्त्र बलों ने उन्हें बेदखल कर दिया। साल 1956 में स्वेज नहर है उसको लेकर विवाद हुआ। इजराइल मिस्र फिर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लेकिन यह मामला मैदान जंग से बाहर ही सुलझा लिया गया। 1967 में आई, ये 6 दिनों तक चला अरब इजराइल संघर्ष। एक तरह से आखिरी बड़ी लड़ाई थी। अरब देशों के सैनिक गठबंधन पर इजराइल को उस वक्त जीत मिली। गाजा पट्टी, मिस्र का जो सिनाई प्रायद्वीप है, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी जो यरूशलेम का हिस्सा है सहित वो पूरा सीरिया से गोलान पहाड़ी इजराइल के नियंत्रण में उस वक्त आ गया। 5 लाख फिलिस्तीनी लोग विस्थापित हुए। आखिरी अरब इजराइल संघर्ष साल 1973 का योम किप्पुर युद्ध था। मिस्र और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ ये जंग लड़ी। मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप फिर से हासिल हो गया। 1982 में इजराइल ने इस क्षेत्र पर अपना दावा छोड़ दिया, लेकिन गाजा पर नहीं छोड़ा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हमास की एंट्री 1987 में हुई। तब से लेकर अब तक 1987 से लेकर अब तक हमास एक आतंकी संगठन है। इसका हेडक्वार्टर्स रियाज के उसी क्षेत्र में गाजा पट्टी में है। तब से लेकर 1987 से लेकर हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बताता हुआ है, एक विचारधारा को फैलाता है जो जिहाद की बात करता है, जो हिंसा की बात करता है। इजराइल से इसी विचारधारा के साथ वो लोहा ले रहा है, हिंसक तरीके से आक्रमण कर रहा है। और तो और वो हमास इजराइल को मान्यता तक नहीं देता, कहता है इजराइल को हम नहीं मानते, पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी हुकूमत कायम करना है। इस्लामिक ब्रदरहुड, इस्लामिक जिसे आप कह सकते हैं शासन की, हुकूमत की वो बात करता है। हमास कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 2006 में गाजा पट्टी पर तख्ता पलट किया। 2007 में गाजा पट्टी पर पूरी तरह से हमास ने कब्जा कर लिया। हालांकि 40 किलोमीटर का ये पूरा क्षेत्र है। मौजूदा समय में गाजा पट्टी पर हमास का शासन चलता है। यहीं से हमास इजराइल पर हमले करता है और इसी वजह से ऐसी परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। हमास के आतंकियों ने इजराइल में जबरदस्ती दरिंदगी दिखाई। हम आपको एक महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या किस तरह से कर दी गई है उसका भी वीडियो दिखाएंगे। कुल मिलाकर अब आप देख रहे हैं कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में ये पूरी लड़ाई हुई और अभी तक वो लड़ाई चल ही रही है। हमारे दोनों सहयोगी जो लगातार ये कवर कर रहे हैं हमारे लिए, वो दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जल्दी से दिखा दीजिए उन्हें। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और आशुतोष मिश्रा के साथ साथ गौरव सावंत अश्कलोन से, गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजा पट्टी के आप बेहद करीब है गौरव, हम यही माने। दूसरी बात, जो सौगंध बेंजामिन नेतन्याहू ने ली है, उनका कहना है कि अब इसकी शुरुआत जरूर हमास ने की, लेकिन अंत मैं करूंगा। 200 आतंकी ठिकानों पर बमबारी, 1500 से ज्यादा आतंकी जो हमास के इजराइल में मारे। अभी स्थिति क्या है? क्या जो वो ये कह रहे हैं कि हमास का मैं खात्मा करूंगा, ये मुमकिन होता हुआ दिख रहा है? क्या परिस्थिति है गौरव? हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल ने तैयारी तो पूरी कर ली है और ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया जा रहा है। एरियल ऑपरेशंस चल रहे हैं और उस बीच हमास का खतरा लेकिन इजराइल के भीतर भी अभी टला नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले खबर यह आई थी कि यहाँ पर जो जकीम बीच का इलाका है वहां पर हमास के आतंकवादी मारे गए हैं। तो ऑपरेशंस अभी भी इजराइल के भीतर भी चल रहे हैं। इस समय जो आज तक मैं आपको जो लाइव ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ वो एक ऐसा सेंटर है जो एक इमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर था। यहाँ पर शनिवार सवेरे से लगातार डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो इमरजेंसी टीम्स हैं, वो लगातार शनिवार सवेरे से यहाँ काम कर रही थी और निरंतर इनके ऑपरेशंस यहाँ चल रहे थे। जब हमास के आतंकवादियों का हमला हुआ उसके बाद वो फेज 1 था। आज मंगलवार से इनके सारे ऑपरेशन जो शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं कि अगर इजराइल की सेना वो ऑफेंसिव ऑपरेशन करती है तो उसमें किस तरह से ये जो इमरजेंसी मेडिकल कैंप लगाया गया है इसकी क्या भूमिका रहेगी। और अगर आप देखिए मेरे पीछे 1 2 3 4 नहीं ऐसे 20 एम्बुलेंस डॉक्टर्स सब यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। अंजना, गौरव, दो सवाल थे मेरे स्पेसिफिक आपसे। इजरायली सेना ये कह रही है कि हमने जो दक्षिण का हिस्सा था उसको वापस कब्जे में ले लिया है, बॉर्डर भी हमारे अब कंट्रोल में है। सोमवार रात की बाद कोई भी हमास का आतंकी घुस नहीं पा रहा है। क्या इसका कंफर्मेशन आप कर सकते हैं? ऐसी परिस्थिति है। आपने शुरुआत ही इस बात से की कि अभी भी
हमास के कुछ आतंकी इजराइल में छिपे हो सकते हैं। इस बाबत और क्या स्पेसिफिक जानकारी है? क्या हम माने कि खतरा भी टला नहीं है? कई हिस्सों में वो इस वक्त भी तबाही बर्बादी कर रहे होंगे। कुछ हिस्सों में खतरा अभी भी है, इस तरह की खबर आ रही है। स्त्रिदोत यहाँ पर जो दक्षिण में एक इलाका है, वहां सबसे ज्यादा ऑपरेशंस आज सवेरे भी चल रहे थे। क्यों? क्योंकि जो 8 जगह पर फेंस को ब्रीच किया गया था, जहां फेंस को तोड़ते हुए हमास के आतंकवादी अंदर घुसे थे, इस समय वहां इजराइल की सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं। तो अब वहां से घुसपैठ संभव नहीं है। इजराइल की सेना वहां पर तैनात है। इसके अलावा जो हाउस टू हाउस सर्च अलग अलग किबुत्स में, गांवों में, शहरों में, कस्बों में हो रही थी, वो हाउस टू हाउस सर्च अभी भी चल रही है। ज्यादातर इलाका खाली करा दिया गया है, लेकिन अभी भी या वो डर है या फिर असलियत है। पुलिस के पास ये फोन आ ही रहे हैं कि उनको कोई सस्पिशियस आदमी इस तरह का दिखाए और पुलिस की टीमें दंदनाती भी वहां पहुंचती है। एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि पुलिस मोटरसाइकिल पर जाकर उसने हमास के आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। तो इस तरह के ऑपरेशंस अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन नई घुसपैठ नहीं हो सकती, ये इजराइल की सेना और पुलिस का दावा है। और इसीलिए अब खुले तौर पर यहाँ पर लोग अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतार कर घूम रहे हैं। हालांकि रॉकेट के हमले का खतरा है, लेकिन अब आयरन डोम भी और एक्टिवेट और स्ट्रेंथन किया गया है। और अब हमास के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। जिस तरह से 5000 रॉकेट दागे गए थे, अब उस तरह के रॉकेट्स दागने की उनके पास क्षमता नहीं है। मैं जिस कैंप में हूँ उसमें मैं आपको ये तैयारी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बड़े बड़े स्कैनिया के ट्रक्स पूरा सामान लेके, साजो सामान लेके, रसद सामग्री, क्योंकि जब लॉजिस्टिक्स की आप बात करते हैं, केवल हथियार और गोला बारूद नहीं, उसके पीछे खाने की जरूरत, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत, एम्यूनिशन का रिप्लेनिशमेंट, सोल्जर्स का रिप्लेनिशमेंट, वो सारी तैयारी यही हो रही है जहां इस समय हम हैं। वो सवेरे से हम आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं किस तरह से टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और सब यहां पहुंच चुके हैं। तो जो बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है, उस वादे को पूरा करने के लिए यहाँ की सेना और यहाँ की जनता पूरी तरह से तत्पर है, तैनात है। अंजना, बिल्कुल। और इस मुश्किल घड़ी में इन तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आप जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी ऐसे ही यरूशलेम से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए। जान पे खेलकर भी सही जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती रहती है और आप दोनों इसे कर रहे हैं। आशुतोष, आपके पास आते हुए देखिए, अब सब दुनिया ये जानना चाहती है कि जो इजराइल के खिलाफ करना था हमास के आतंकियों को, उन्होंने कर दिया। लोगों के मन में बहुत सवाल है। इनविंसिबल जिस इजराइल को माना जाता था, उस पर इस तरह का आतंकी हमला हो गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें अभी भी आ रही हैं जो रूह कपा देती हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। हमने बताया है कितने आतंकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, गाजा पट्टी में कैसे बमबारी हो रही है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या बताएंगे? बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त किस तरह से एक्शन प्लान को अंजाम दे रहे हैं? शायद म्यूट है आशुतोष। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप बोलिए। दरअसल इन सब की शुरुआत हुई थी इजराइल के उस कदम से जब उसने अरब देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर शुरू किए और शायद तब वो एक वैश्विक लैंडस्केप बदल देता था। लेकिन आपने बेहतर जिक्र किया कि जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे दरअसल ये वेस्ट गेट है। यही वो वेस्ट गेट है। आप समझिए कि ठीक इसके पीछे वो गोल्डन डोम है जहां पर मुस्लिम समाज अब मस्जिद में प्रार्थना करता है, अल मॉस्क में। और इसके साथ साथ ये वेस्ट गेट जहां पर यहूदी जो है मानते हैं, उनका मंदिर है, वहां पूजा करते हैं। तो इस तरफ ईसाई जाते कि उनका चर्च है। लेकिन इन सब के बीच ये जो तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो तस्वीर है जिसने पूरे लैंडस्केप को बदला है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर शुरुआत हुई कि कैसे यहूदी और अरब यानी मुस्लिम और जूस एक साथ रह सकते हैं और बेहतर रिश्ते कर सकते हैं। और जब ये एक शुरुआत हुई तो संभवतः वो लोग
जो इस वैश्विक कारोबार में है युद्ध के या जिन्हें अशांति अच्छी लगती है, यहाँ के लोग भी मान रहे हैं कि दरअसल ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये अचानक से नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमास जैसे संगठन के बाद जिसकी क्षमता 10, 12, 15 रॉकेट दागे जाने की है, वो 24 घंटे में 5000 रॉकेट कैसे दाग पाया? उसने कैसे आयरन डोम जो पूरे सिस्टम है उसको भेदा, उसकी गोपनीयता को समझा कि आखिर उसकी एक क्षमता और उस क्षमता के बियॉन्ड रॉकेट दागना लोगों पे निशाना बनाया। लेकिन उससे ये अंदाजा नहीं था कि इसकी ये गलती ताबूत की आखिरी कील बन जाएगी। बिल्कुल, और ताबूत की आखिरी कील बनेगी नहीं बनेगी उसी पर नजर है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई दिखा रही है बेंजामिन नेतन्याहू आर पार की जंग इसे तब्दील कर रहे हैं। गौरव सावंत, आशुतोष मिश्रा, धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए, हल्ला बोल में तमाम जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपनी हिफाजत रखते हुए, अपना ख्याल रखते हुए आगे रिपोर्टिंग करते रहिएगा। इस बीच हमास के आतंकियों ने इजरायल में क्या क्या किया है उसका एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। हल्ला बोल में जबरदस्त दरिंदगी, एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उनकी हत्या की। बुजुर्ग महिला की पोती ने उस दरिंदगी की तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की हैं। कल्पना कीजिए जब आप एक इस तरह के बच्चे लाइव मर्डर्स देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, और उसके बाद वो तस्वीरें वो फेसबुक पर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। अभी तो तबाही की तस्वीरें ही आ रही है। जल्दी से एक एक कमेंट हमारे जो यहां पर मेहमान बने हुए गौरव भाटिया जी हैं हमारे साथ। गौरव जी, आपने सुना, कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि इजराइल जो कदम उठा रहा है